नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। वैश्विक महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार मोर्चे पर डटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरी लहर के साथ ओमिक्रॉन से बचाव करने के लिए ग्राम प्रधानों के बाद गुरुवार को पार्षदों के साथ भी विचार विमर्श किया। वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्षदों को उनकी जिम्मेदारियों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास से कोविड परिस्थितियों पर पार्षदों के साथ वर्चुअल बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पार्षदों के साथ कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की। प्रदेश में ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए कई जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में करीब 6 करोड़ लोग रहते हैं और इसी तरह कोरोना वायरस की तीसरी लहर के साथ ओमिक्रॉन को लेकर हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। हमको भरोसा है कि हम बेहतर तरीके से इस महामारी से निपटेंगे। आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा हम प्रदेश के अंदर तेजी के साथ उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है, गोरखपुर में प्रारंभ हो चुकी है और प्रदेश के अन्य तमाम महानगरों में हम तेजी के साथ इसका विस्तार करने जा रहे हैं कि प्रदेश के हमारे 2 नगर निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड भी जारी करवाए हैं। इसमें एक लखनऊ है और दूसरा गाजियाबाद है। ये किसी भी नगर निकाय के लिए, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करवाते हैं तो पहले उनकी व्यापक स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए कुछ मानक होते हैं। उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई नगर निकाय बॉन्ड जारी करवा सकता है और ये दोनों नगर निकाय इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनके वहाँ पर बॉन्ड जारी हुए हैं, वहाँ पर बेहतरीन कार्य किया है। ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायती राज विभाग के कर्मी, राजस्व विभाग के कर्मी, ये सभी लोग मिलकर के लगभग 10 से 12 लोगों की एक टीम हर एक नगर निकाय में डोर टू डोर सर्वे का काम करती है। हर संदिग्ध व्यक्ति को जिसमें सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। अगले 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको मेडिसिन उपलब्ध, यानी अगले दिन आरआरटी की टीम जाकर के उनका टेस्ट भी, आरटी-पीसीआर की टेस्ट भी कर लेती है। अगर उस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव आया और उस व्यक्ति के घर में अलग से रहने की व्यवस्था नहीं तो उस व्यक्ति के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाती है। नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य होता है। अगर होम आइसोलेशन की व्यवस्था है तो नियमित रूप से उसकी समीक्षा करना, उनके उपचार की व्यवस्था करना, उनको हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ देना, ये कार्य लगातार ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में कार्य नगरीय क्षेत्रों में चल रहा है। और अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। मैनपुरी से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। करैल का सौभाग्य है, करैल की जनता का। इतना बड़े राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ करैल में आ रहे हैं तो ये करैल की जनता का सौभाग्य है। और करैल की वफादारी को देखते हुए, जो समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ की जनता ने हमेशा वफादारी दी है, उसको देखते हुए ये उनको मिला है सिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ भरोसा करके आ रहे हैं। बहुत खुशी जाहिर हो रही है। करहल का विकास होगा अखिलेश यादव की वजह से, बहुत अच्छा काम करेंगे। यहाँ की जनता बहुत परेशान थी पहले से। अखिलेश जी विधानसभा मैनपुरी क्षेत्र से आ रहे हैं। करहल भारी से भारी बहुमत से जीत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। करहल की धरती पर चुनाव लड़कर वो भारी मतों से विजयी होंगे। सौभाग्यशाली विधानसभा क्षेत्र नहीं होगा जो करहल से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि करहल का बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं बहुत उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि वो करहल से चुनाव लड़ने आए हैं।
तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। जा रहे हैं। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो वो में कन्नौज से चुनाव लड़ सकते थे, जिस कन्नौज को वो अपना बताते थे, वो इटावा जहां से उनका गृह जनपद है, वहां से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जोड़ पाए। और निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है और इसीलिए वो एक जानबूझकर एक ऐसी सीट पर गए हैं, लेकिन वहां के ऊपर भी वह चुनाव हारेंगे। करहल विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान का इस पर क्या कहना है, जरा वो भी आप देखिए। अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के करहल से चुनाव लड़ने के निर्णय पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लोकतंत्र में भारत का संविधान की आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा से जहां से वो चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैनपुरी उनका गढ़ है जहां उनके पिताजी चुनाव जीत करके आए हैं और वहां से वो चुनाव लड़ करके सेफ है, तो अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहूंगा कि प्रेम सिंह साक्य जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो मायावती जी का समर्थन लेना पड़ा। मायावती जी स्वयं गई थी वहां अपील करने के लिए, उसके बावजूद केवल हजारों मतों के अंतर से ही प्रेम सिंह साक्य वहां चुनाव हारे और मुलायम सिंह चुनाव जीत पाए। जबकि भाजपा के 50 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो लाखों मतों के अंतर से 2019 का चुनाव जीते थे। तो मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है। हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेसवे चढ़ नहीं पाएंगे जिस एक्सप्रेसवे से उनको घर से लखनऊ आने का रास्ता मिलता है। लखनऊ की दूरी करहल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में नेताओं ने अपने जहरीले तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं और मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विधायक सत्यवीर त्यागी के बोल बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और किठौर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी शाहिद मंसूर को आतंकवादी बता डाला। सत्यवीर त्यागी ने कहा कि कुख्यात वाहन कटर हाजी गल्ला से भी शाहिद मंसूर के संबंध हैं। कोरोना काल में शाहिद मंसूर और उनके परिवार के लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी की। बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी का इस तरीके से शाहिद मंसूर को आतंकवादी कहने का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल सत्यवीर त्यागी मेरठ कलेक्ट्रेट में नामांकन करने पहुंचे थे और वहां उन्होंने शाहिद मंसूर के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। बरेली दरगाह आला हजरत खानदान की बहू ने अपने पूर्व ससुर मौलाना तौकीर रजा खान के कांग्रेस समर्थन पर सवाल उठाए हैं। कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं प्रियंका वाड्रा को बहन मानते हुए वो समर्थन कर रहे अपने ही खर की बहू का कभी न्याय के लिए सहयोग नहीं दिया। मौलाना की ये सब ढकोसलेबाजी है। उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। 3 तलाक जिसकी वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े, शिकायत करने के बाद भी कभी साथ नहीं दिया। महिलाओं के खिलाफ हमेशा फतवे जारी करते रहे। उनके मान सम्मान को कुचलने के लिए आज वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। वो भी लड़की हैं, लड़ सकती हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए ये सब उनका कांग्रेस को जिताने के लिए षड्यंत्र है। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेत्री महराज रो गई। जहां मुजफ्फरनगर सदर सीट से वो टिकट मांग रही थी। मनोबल तोड़ने का काम करती हैं प्रियंका। उन्हें टिकट की उम्मीद थी और भरोसा दिया गया। 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा झूठा किया गया।
वहीं कौशाम्बी जिले में जिला पंचायत सदस्य के पति और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के करीबी राजीव मौर्य संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। बुधवार की सुबह एक होटल के पास उनकी गाड़ी लावारिस हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों छानबीन की, लेकिन राजीव मौर्य का कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। शामली जनपद की कैराना और शामली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कैराना विधानसभा सीट से स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की पुत्री मृगांका सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं शामली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके तेजेंद्र निर्वाल ने दोबारा बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल किया है। दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि योगी मोदी की योजनाएं, विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच आए हैं। कैराना में पीएससी कैंप की स्थापना कराई गई, जिससे क्षेत्र में गुंडाराज खत्म हुआ है। जिस तरह से कैराना में पहले पलायन होता था, अब वहां से अपराधियों को या तो मार गिराया है या जेल में बंद कर दिया है। बीजेपी सरकार में सुरक्षा का भाव बना है। बुलंदशहर से जानकारी, जहां चुनावी स्टिकर के खिलाफ आईपीएस शशांक का अभियान, आईपीएस बीजेपी का चुनावी स्टिकर उतरवा रहे थे। बीजेपी जिला अध्यक्ष बिना स्टिकर हटवाए आप निकाल ले गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मद्देनजर आईपीएस ये चुनावी स्टिकर उतरवा रहे हैं। नामांकन स्थल के बाहर का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा सीट पर खड़े हुए राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना जेवर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसकी वजह अवतार सिंह भड़ाना ने तबीयत खराब होने की कही है। इस बात की जानकारी अवतार सिंह भड़ाना के एडवोकेट ने दी है। बागपत की बड़ौत विधानसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी जयवीर सिंह तोमर ने नामांकन किया और बागपत कलेक्ट्रेट में नामांकन किया गया। कहा कि बागपत में तीनों सीटों पर आरएलडी गठबंधन की जीत होगी। बड़ौत में बीजेपी से विधायक केपी मलिक और बीएसपी से अंकित शर्मा मैदान में हैं। तो बागपत कलेक्ट्रेट में नामांकन किया गया। आरएलडी सपा गठबंधन का जीत का दावा भी है और साथ ही साथ कोशिश रही है कि इस बार ये गठबंधन कुछ करिश्मा करके दिखाए, लेकिन इस चुनावी मैदान के अंदर अलग अलग नेता अब उतर चुके हैं। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा दोबारा सरकार बनाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद लिखकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और इसीलिए उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, प्रहलाद जी, आज जो पहली सूची आई है, कितनी उम्मीदें आपको दोबारा सरकार बनाने की? पक्का बनाएंगे जी, पक्का। दूसरी बार हमारे सरकार जो हमारा 60 पार का लक्ष्य है, वही लक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ही बार ले लो जी, नहीं होता है लेकिन तो प्रहलाद जी, इस लिस्ट पे क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम नहीं, पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम? त्रिवेंद्र जी अपने आप ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रहलाद जी, लिस्ट आई है, कितनी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी? ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जिनका कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ने मना किया था, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन दोबारा सरकार बनाने जा रही बीजेपी उत्तराखंड में। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। झांसी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग होनी है और सभी दलों के प्रत्याशियों में टिकट को लेकर बेचैनी है। लखनऊ और दिल्ली डेरा डाले हुए नेता नजर आते हैं। किसका टिकट कटता है, किसको टिकट मिलता है, ये कयास झांसी सदर विधानसभा के लोग लगाने में लगे हुए हैं। झांसी सदर सीट से पिछले 2 बार से बीजेपी के खाते में अब ये बनी हुई है, जिस पर रवि शर्मा 2 बार से विधायक हैं। हालांकि सभी दलों के टिकट की घोषणा होना बाकी है। व्यापारियों का मानना है कि मौजूदा विधायक विकास और व्यापारी वर्ग के लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं। सरकार की जो योजनाएं आई हैं वही विकास कार्य हुए हैं। झांसी विधानसभा की सीट पर टिकटों का वितरण अभी होना बकाया है और अभी से कई कयास लगाए जा रहे हैं झांसी के लोगों के द्वारा और खासतौर पर नेताओं के बीच में काफ़ी हलचल है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा विधायक रवि शर्मा की जो बात है, हालांकि अभी सुर्खियों में यही बात आई थी कि मिल सकता है रवि शर्मा को टिकट फिर से दोबारा मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोग हैं, जो झांसी के लोग हैं, झांसी के व्यापारी हैं, उनका क्या मानना है, किस तरीके से यहाँ पर विधायक ने विकास कराया है और टिकट की संभावना किसको होनी चाहिए, और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जेपी सिंह है।
अच्छा, आप बताइए कि किस तरीके से झांसी में बीते 5 सालों में सरकार ने काम किया है और कितना विकास हुआ है? काम तो सरकार की योजनाएं अच्छी रही हैं, विकासपरक योजनाएं रही हैं, लेकिन बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ये क्या लगता है आपको इस बार जो विधायक रहे थे उन्होंने अपने इलाके में काम करवाया है? क्या आपको लगता है? काम हुए हैं और काम बाकी भी बहुत हैं, बहुत काम करने को बाकी हैं अभी। ये हम ये तो नहीं कह सकते कि विधायक ने काम ही नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? बिल्कुल हुआ। सरकारी योजना जो आई है वो तो लोगों ने किया है। जो निकाय, जो सिस्टम काम करने के लिए थे, उन्होंने काम किया। विकास शहर में हुआ है, लेकिन क्या विकास। वहीं बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर 46 अपराधियों को जिला बदर किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आगे भी होगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक युवक ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति कभी उसकी पत्नी के फोन पर तो कभी उसकी मां के फोन पर गाली गलौज करता है और हथियारों के साथ फोटो भेजता है। बदले में 10 लाख रुपए की मांग भी करता है। मना करने पर वो उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। गुरुवार को युवक एसएसपी कलानिधि नैथानी से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। शिकायती पत्र लेकर आए युवक के पिता पुलिस विभाग में हैं और उनकी पोस्टिंग एटा जनपद में है। ये बात इसने अपने पिता को बताई तो धमकी देने वाले संदिग्ध व्यक्ति ने उसके पिता को और उसके साथियों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। वहीं एक बार फिर कानपुर में जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़िता ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो जबरन उसका और उसके बेटे का धर्मांतरण कराकर उन्हें भी मुस्लिम बनाना चाहता है। दरअसल कल्याणपुर आवास विकास निवासी स्मिता श्रीवास्तव की 2015 में धर्मेंद्र से शादी हुई थी और दोनों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। परिवार में एक 5 साल का बेटा भी है। हंसते खेलते परिवार को उस वक्त नजर लगी जब धर्मेंद्र 2 साल पहले अजमेर शरीफ होकर के आया। अजमेर से लौटने के बाद धर्मेंद्र का बर्ताव बदला हुआ नजर आया। वो पत्नी और बच्चों से छुपाकर नमाज पढ़ने लगा, मुस्लिम बनकर टोपी लगाने लगा। पीड़िता स्मिता श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वहीं रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले हुई बैंक अधिकारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। वहीं हत्याकांड का मास्टरमाइंड अभी फरार है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बैंक अधिकारी की हत्या का मास्टरमाइंड उसका दोस्त ही है। उसने बैंक कर्मी का रुपया हड़पने के लिए शूटरों के माध्यम से हत्या करवाई। जालौन में जमीन के दस्तावेज दाखिल खारिज कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहे लेखपाल को एक किसान ने एंटी करप्शन टीम के हाथों रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दिया और एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसे लेकर एंटी करप्शन की टीम उरई कोतवाली पहुंची, जहां लेखपाल पर एफआईआर दर्ज कराने में जुटी है। जालौन की साइबर पुलिस को सफलता मिली और साइबर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑनलाइन माध्यम से गाड़ी खरीद फरोख्त कर अभियुक्तों को चूना लगाते थे और साइबर सेल ने 2 अभियुक्तों को माल सहित गिरफ्तार किया। कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री दौरा। कोठियाल का अभियान के तहत जनसंपर्क तेज हुआ है और तेज बारिश और भयंकर ठंड में भी अभियान चला। भेलुड़ा, बोंगा और कोचियाल ग्राम में जनसंपर्क किया। तेज बारिश के दौरान 65 महिलाएं भी वहां पर पहुंची। महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता भी ली। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।